अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एडवांस फार्माकोग्नोसी के 7 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए थे। 8th एक्सपेरिमेंट हमारे पास है मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की सेपरेशन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं केमिकल्स में अमाइनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड। सॉल्वेंट्स जो हमें एज अ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड है ब्यूटेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड। ग्लासवेयर्स में हमारे पास ग्लास प्लेट्स रिक्वायर्ड है, या हम जो है ना सिलिका कोटेड जो एल्यूमिनियम प्लेट्स आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बीकर, ग्लास रॉड, मेजरिंग सिलेंडर और क्रोमेटोग्राफिक जार। थ्योरी अगर हम इसकी देखें तो टीएलसी में हमारे पास बहुत सारे एड्सॉर्बेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें हमने थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस किया था सेल्यूलोज, स्टार्च, एल्यूमिना, उसके अलावा आपके पास सिलिका जेल था। तो मुख्तलिफ़ एड्सॉर्बेंट्स हैं, बट जो सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सिलिका जेल है, जो कि हमारे पास मोस्टली कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली जो बेसिस या स्टीरॉयड्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं एल्यूमिना की मदद से। एल्यूमिना यूज़ किया जाता है एज अ आपका एड्सॉर्बेंट, जबकि पोलर कंपाउंड जैसे अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह उनके लिए सेल्यूलोज पाउडर यूज़ किया जाता है। जबकि हमारे पास शुगर्स की जो सेपरेशन है उसके लिए केसलगर यूज़ किया जाता है, जो कि आपका सिलिका और एल्यूमिना से वीक एड्सॉर्बिंग एजेंट है। स्लरी नॉर्मली प्रिपेयर की जाती है। हमने थ्योरी में इसकी प्रिपरेशन के स्टेप और सारी चीज़ें डिस्कस की थी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि वाटर लेंगे, वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर ऐड की, उसके बाद हम उसको ऐड कर देते हैं जो भी हमारा पाउडर और सिलिका जेल है या जो भी हम एज अ एड्सॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं। फिर उसमें हम जो है ना साथ में एसिड या बेस या कुछ ना कुछ जो है ना स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमें स्लरी का ख्याल करना पड़ता है कि ना स्लरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो भी हमारी सेपरेशन के लिए ख़राब होगी, क्योंकि उसमें सैंपल एक तो जल्दी से मूव करेगा, दूसरा हमारे पास में चांसेस है कि उसमें सेपरेशन प्रॉपर्ली ना हो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो आपके पास स्प्रेडिंग उसकी सही नहीं होगी, तो हमारा सैंपल सही से मूव नहीं करेगा। इसके अलावा हम एक क्रोमेटोग्राफिक जार में सॉल्वेंट या मोबाइल फेज ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमारा टीएलसी प्लेट एक्टिवेट हो गई, उसको हम ओवन में ड्राई कर लेते हैं स्लरी अप्लाई करने के बाद। फिर हम उसको जो है ना बेसलाइन ड्रा करके अपना जो भी होता है मटेरियल वो उस पर लगाएंगे। मटेरियल प्लेस करने के बाद हम उस टीएलसी प्लेट को प्लेस कर देते हैं क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर। और जो क्रोमेटोग्राम यूजुअली हम डेवलप करते हैं वो असेंडिंग मोड का मकसद ये है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऊपर चढ़ता रहता है, और सॉल्वेंट जैसे ही नीचे से ऊपर मूव करता रहेगा वैसे वैसे वो हमारे जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं उनको भी मूव कराता रहेगा। और जो मोबाइल फेज़ हमें या सॉल्वेंट सेलेक्ट करना पड़ता है वो मेनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कौन सा हमने सब्सटेंस सेपरेट करना है, उसके अलावा एड्सॉर्बेंट हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है या स्टेशनरी फेज़ हमारा कौन सा है। ठीक है, और जनरली हम देखते हैं कि सॉल्वेंट सिस्टम जो है ना उनकी पोलैरिटी हमारे पास मिलती हो तभी सेपरेशन आइडियल हो पाएगी। प्रोसीजर सिंपल है। सबसे पहले हम सिलिका कोटेड प्लेट सेलेक्ट करेंगे, उस पर एक बेसलाइन ड्रा करेंगे जिस तरह आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर क्रोमेटोग्राफी में की थी। 1 to 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम नीचे की तरफ से प्लेट पे एक बेसलाइन ड्रा करते हैं, और उसके सेंट्रल पॉइंट पे अपना एक माइन्यूट सा माइक्रोपाइपेट या कैपिलरी की मदद से सैंपल का स्पॉट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे ही सैंपल इंट्रोड्यूस करा दिया हम उसको जो है ना ड्रायर की मदद से या एयर ब्लोअर की मदद से ड्राई कर लेंगे या कुछ टाइम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम 40 ml सॉल्वेंट लेंगे मोबाइल फेज मेजरिंग सिलेंडर के अंदर और उसको प्लेस कर देंगे क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर। फिर सैंपल कंटेनिंग जो हमारे पास प्लेट है टीएलसी प्लेट, उसको हम उस जार के अंदर रखेंगे और उसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता असेंडिंग डायरेक्शन में मूव करता रहे। तकरीबन 3 घंटे तक हम उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो मूव करे और सैंपल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी ऊपर लेकर जाए। फिर हम उस प्लेट को निकालेंगे जब वो सॉल्वेंट ऊपर तक मूव कर जाएगा, और उसके बाद हम जो जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया होगा वहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट बनाएंगे पेंसिल की मदद से। फिर क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड को हम नॉर्मली देख नहीं पा रहे होते, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनको लोकेट करने के लिए निन हाइड्रिन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों ने
परफॉर्म की थी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए, अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए निनहाइड्रिन यूज़ किया जाता है। तो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन हम उस प्लेट के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि डिफरेंट स्पॉट्स को लोकेट किया जाए, क्योंकि वो कलर शो करेगा निनहाइड्रिन के बाद। उसमें हमारे पास पर्पल कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ आपके पास अमाइनो एसिड मौजूद होगा। फिर वो जैसे ही आपने निनहाइड्रिन लगा दिया, उसके बाद दोबारा से हम उसको ड्राई करेंगे हॉट एयर गन की मदद से, और उसके बाद हमारे जो कलर स्पॉट्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे टीएलसी प्लेट के ऊपर। फिर उन कलर्ड स्पॉट को हम पेंसिल की मदद से इन सर्किल कर देते हैं, और उनकी मिडल पॉइंट जो होती है, सेंट्रल पॉइंट, वो हम सिलेक्ट करते हैं। सेंट्रल पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद हम हर स्पॉट का जो है ना डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि कितना हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेंट्रल पॉइंट से लेके बेस लाइन तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हर स्पॉट का डिस्टेंस होगा कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया है। और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्वेंट फ्रंट से, या जो आपके डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हम आरएफ वैल्यू हर अमाइनो एसिड की अलग अलग निकाल सकते हैं, और इस तरह हमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। इसका वर्किंग मैकेनिज़्म सारी चीज़ें सिमिलर हैं जिस तरह हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था। इंशाल्लाह परफॉर्म भी हम करेंगे जब हम फिज़िकली लैब हमें मिल जाएगी, क्लासेस आपकी फ़िज़िकल हो जाएंगी, तो ये हम वहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे। तब तक के लिए इसका मैकेनिज़्म और वर्किंग प्रिंसिपल ये चीज़ें आप लोग समझ लें। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके।